हाँ फोरगट होता है वो इंटीमा से, अपने इंटीमा क्या है एक प्रकार से क्यूटिकुलर लाइनिंग इज नॉन एज इंटीमा, है ना, ये क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है। क्यूटिकुलर लाइनिंग यानी अपने फोरगट और इंडगट होते हैं, दोनों के अंदर क्या होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल वॉल होती है उसके अंदर अपने क्यूटिकुलर लेयर होती है और उसी को क्या बोलते हैं इंटीमा, जो क्या काम करती है प्रोटेक्शन का। वहीं अगर अपने बात करें मिडगट, तो मिडगट के अंदर क्या होती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, क्या होती है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, और दोनों का ही काम क्या होता है प्रोटेक्शन का काम होता है। क्या काम होता है प्रोटेक्शन का। उसके बाद में आता है हेमुलेट टाइप ऑफ विंग कपलिंग अपर्चर इज फाउंड इन हेमुलेट टाइप किसमें होगी हनी बी, है ना, हनी बी के अंदर या बोल सकते हैं हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की विंग कपलिंग देखने को मिलती है। बटरफ्लाई में कैसी होती है बताओ देखिए, हाँ एम्प्लेक्सीफॉर्म होती है, कैसी होती है एम्प्लेक्सीफॉर्म होती है, एम्प्लेक्सीफॉर्म अपने विंग कपलिंग देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग होती है। फिर आता है हार्ट ऑफ द इंसेक्ट इज ड्राइव फ्रॉम हार्ट कैसे होगा बताओ मेसोडर्मल होगा, हार्ट होगा वो मेसोडर्मल होगा, ठीक है। अपने 3 प्रकार की जर्म लेयर पड़ी थी, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म, तो जिसमें अपने बात करें हार्ट की तो कैसा होगा मेसोडर्म। उसके बाद में इन एफिड कॉर्निकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम 5th to 6th सेगमेंट या एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी एब्डोमिन के अंदर ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इन हाइमेनोप्टेरा द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट व्हिच इज फ्यूज्ड विद मेटाथोरिक्स इज नोन एज, हाँ प्रोपोडियम। देखो कॉर्निकल्स तो होते हैं एफिड के अंदर होते हैं, है ना, पेरिप्रोक्स होता है ये एब्डोमेन की लास्ट प्लेट होती है उसको बोलते हैं, गैस्टर किसको बोलते हैं जो एब्डोमेन वाला भाग होता है, एब्डोमेन का भाग होता है किसका हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनका, लेकिन एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट और थोरेक्स का लास्ट सेगमेंट यानी मेटाथोरिक्स मतलब लास्ट सेगमेंट दोनों आपस में फ्यूज होता है तो उसको बोलते हैं प्रोपोडियम। उसके बाद में आता है इन साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रोबोसिस कंपोज्ड ऑफ गेलिया, गेलिया यानी एक प्रकार से क्या होता है जो अपने मैग्जिला का पार्ट होता है, और मैग्जिला का पार्ट होता है वो कैसा होता है अपने सुई के आकार की स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी को क्या बोलते हैं अपने प्रोबोसिस यानी एक प्रकार से सूंड के शेप की स्ट्रक्चर बनाता है, जो किसके अंदर होता है किसके अंदर होता है बटरफ्लाई प्लस मॉथ यानी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद में जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कार्पोरा एलाटा से होती है, ठीक है। थोरेसिक ग्लैंड क्या करती है बताओ देखिए, थोरेसिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है एक्डाइसोन हार्मोन और कार्पोरोकार्डिया का, हाँ पीटीटीएच, और उसके बाद में न्यूरोसेक्रेटरी सेल ब्रेन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 के अंदर, इसी प्रकार से एक ईयर अपने पढ़ा था 1940, बोलो क्या डिपा, क्या पढ़ा था डिपा यानी डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, वेरी गुड। उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ पोस्ट एक्डाइजियल हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द क्यूटिकल इज रेगुलेटेड बाय बर्सिकॉन हार्मोन पढ़ा था आपने, है ना, जिसके किसके साथ में एक्डाइसोन हार्मोन के साथ ही पढ़ा था अपने बर्सिकॉन हार्मोन। एक्डाइसोन हार्मोन मोल्टिंग हार्मोन होता है, ये ग्रोथ डेवलपमेंट या ग्रोथ रेगुलेटर्स होता है। पीटीटीएच क्या होता है ये अपने स्टिमुलेटर्स होता है, कार्पोरा कार्डिया का सीक्रेट होता है, और बर्सिकॉन क्या करता है अपने क्यूटिकल की हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इंसेक्ट टेक्स प्लेस इन, हाँ रेक्टम या रेक्टल पाल्पाई होती है, उसके अंदर क्या होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, किससे एक्सक्रीटा से, जो एक्सक्रीटा ये वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर जाता है उस टाइम लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें से रेक्टम क्या करता है रीएब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद में ड्राई मैटर होता है उसको बॉडी से बाहर निकालता है, तो ये रेक्टम वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट। मेलपिगन ट्यूब्स क्या काम करती है एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन तो करती है, एक्सक्रीशन तो करेगी लेकिन कहां प्रेजेंट होगी एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में मिडगट प्लस हिंडगट के बीच में, दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेलपिगन ट्यूब्स याद रखनी है। उसके बाद में वेयर द नेक्टर इज कन्वर्ज्ड इन हनी,
कौन से पार्ट में नेक्टर का कन्वर्जन होता है? देखो यहाँ पर क्या वर्ड है? कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब जो हनी है वो क्या है? कन्वर्ट पार्ट है, ना कि सिक्रेटेड या प्रोड्यूस्ड पार्ट बोल सकते हैं उसको, कन्वर्टेड है ये, ठीक है। वेयर द नेक्टर इज कन्वर्टेड टू हनी, ये एलिमेंट्री कैनाल के कौन से वाले पार्ट में? क्रोप के अंदर। कौन से वाले पार्ट में? क्रोप में। और शायद कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स ही बनाते हैं, बाकी मेंबर शायद बनाने का काम नहीं करते। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाइपोगनेथस हेड इज फाउंड इन लोकस्ट। हाइपोगनेथस तो पहले ही बताया था मैंने आपको, पिछले एग्जाम में भी आया था शायद, ये तो पिछले टेस्ट में आया था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, टेस्ट में ही हो जाते हैं, पेपर में तो होंगे होंगे। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, इट इज नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड विच आर मोर देन 50% सब्सटेंस ऑफ क्यूटिकल। काइटिन होगा, काइटिन, वेरी गुड। उसके बाद में द लास्ट सेगमेंट इन द एब्डोमेन ऑफ द मेल कॉकरोच इन एडिशन ऑफ सार्साई विल हेल्प ए पेयर ऑफ एनाल्स्टाइल। मैंने ये बोला था आपको कि कॉकरोच कई बार क्या होता है, अब इसमें सिंपल लैंग्वेज आ गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप मेल कॉकरोच होता है उसको फीमेल कॉकरोच से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसमें आपको एनाल्स्टाइल याद रखना है। क्यों? ओनली क्या होता है? ओनली मेल के अंदर ही होता है, फीमेल में एनाल्स्टाइल नहीं होती। उसके बाद में आता है स्टिंग इज वर्कर हनी बी इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। हाँ, स्टिंग पूछा है ना, स्टिंग यानी डंक। स्टिंग का मतलब डंक। डंक किसका रूपांतरण है? तो डंक है ओविपोजिटर, जिसको बोलते हैं अंडरोपक। और अंडरोपक अपने बात की थी कि मादा कीट होते हैं उसके शरीर के अंतिम खंड में पाया जाता है। उसके बाद में एग्जांपल ऑफ एक्जोप्टेरिगोट्स इंसेक्ट ऑर्डर विद ए प्यूपल इन स्टार इन इट्स लाइफ साइकिल। अब देखो यहां पर क्या है? एक्जोप्टेरिगोट। एक्जोप्टेरिगोट मतलब क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होना चाहिए। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस 3 स्टेज होनी चाहिए। कौन कौन सी? एग, निम्फ और एडल्ट। लेकिन एक ऑर्डर ऐसा है जिसके अंदर आपको प्यूपल स्टेज भी देखने को मिलती है। कौन सा? थाइसिनोप्टेरा, जिसमें कौन आती है? थ्रिप्स। तो इसके अंदर क्या होता है? प्यूपा भी होता है थ्रिप्स के अंदर। और एक इंसेक्ट और याद रखना आपको, व्हाइट फ्लाई। कौन? व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई कौन से ऑर्डर में आती है? होमोप्टेरा। होमोप्टेरा में आती है। इन दो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, या इन दो इंसेक्ट के अंदर अपने क्या देखने को मिलता है कि ये है तो इनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी होती तो इनमें 3 स्टेज होनी चाहिए, लेकिन इनमें प्यूपल स्टेज भी देखने को मिलती है। यानी निम्फ प्यूपा में जाता है, उसके बाद में एडल्ट बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स दोनों के अंदर प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 इंसेक्ट के नाम याद रखने कि अपने इनमें से ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो है तो मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होना चाहिए, जिसकी लाइफ साइकिल 3 स्टेज में ही कंप्लीट होनी चाहिए, एग, निम्फ और एडल्ट। लेकिन इसमें क्या होता है? एग होते हैं, फिर निम्फ बनते हैं, निम्फ प्यूपा में जाता है। जनरली निम्फ से क्या बनेगा? एडल्ट। लेकिन इसमें निम्फ के बीच में प्यूपा भी बनता है, उसके बाद में एडल्ट बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है तो प्रोबोसिस इन माउथ पार्ट्स ऑफ द बटरफ्लाइज इज फॉर्म्ड। ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। तो इसमें अपने पढ़ा है गेलिया ऑफ मैगजिला। ठीक है, मैगजिला, गेलिया किसका पार्ट है? मैगजिला का। यहाँ सेकंड ऑप्शन है गेलिया ऑफ मैंडिबल। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए गेलिया पार्ट किसका है? गेलिया पार्ट है वो मैगजिला का, मैंडिबल का नहीं है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट आर्मोर? एक्डाइसो नहीं होगा, क्योंकि लिंडेन क्या है बताओ? व्हाट इज लिंडेन? पढ़ा होगा आपने। काइटिन तो पता है क्या है? काइटिन तो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट है ना? बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है काइटिन। नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। लिंडेन क्या होता है और एल्थरीन क्या होता है? दोनों इंसेक्टिसाइड है। क्या है? दोनों ही इंसेक्टिसाइड पढ़े हैं आपने। लिंडेन और एल्थरीन दोनों ही इंसेक्टिसाइड है। अब कोई बता सकता है कि ये कौन से ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है? मोहित मीणा बिल्कुल सही है। अब बताओ ये कौन से ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है? पढ़ेंगे आगे वैसे अपने, लेकिन फिर भी किसी को नॉलेज हो, किसी ने बीएससी में थोड़ा बहुत याद रह गया हो कुछ। अब क्या होता है, यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपसे कोई भी अपने इंसेक्टिसाइड का नाम देके और आपसे पूछा जाता है कि ये किस ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। किस ग्रुप का मतलब अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं केमिकल बेस पे, है ना? कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन होते हैं, कुछ ये वो अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, कुछ कार्बेरिल्स होते हैं, है ना? कुछ सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स होते हैं। अलग अलग टाइप के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। कुछ नियोनिकोटिनॉइड्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप के आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लिंडेन और एल्थरीन ये दोनों कौन कौन से ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है। ये तो क्लियर हो गया कि इंसेक्टिसाइड है। क्या है ये? इंसेक्टिसाइड। लेकिन कौन से ग्रुप के? ग्रुप पूछते हैं, एग्जाम में आता है। कार्बामेट के। कार्बामेट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि कार्ब लगा होना चाहिए बीच में, जैसे कार्बेरिल,
कार्बोफ्यूरान, है ना, एल्डी कार्ब, कार्ब आ रहा है ना हर जगह, वो कार्बामेट के, इसमें तो कहीं नहीं है कार्बिल। तो कौन सा होगा? ऑनलाइन बच्चा कोई बताए। ये भी कार्बामेट बता रहे हैं, नहीं कार्बामेट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सल्फर भी नहीं होगा। हाँ देखो, लिंडेन को क्या बोलते हैं? लिंडेन एक प्रकार से, लिंडेन को बोलते हैं गेमेक्सेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन यानी गेमेक्सेन। और गेमेक्सेन एक प्रकार से क्या होता है? बीएचसी। प्योर बीएचसी तो नहीं होता, लेकिन बीएचसी का क्या होता है? बीएचसी का गामा आइसोमर। कौन सा आइसोमर? गामा आइसोमर। गामा आइसोमर, गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी इज नोन एज लिंडेन। ठीक है। और शुद्ध बीएचसी होते हैं जो प्योर बीएचसी, प्योर बीएचसी का एज इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्योर बीएचसी के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती नहीं है। प्योर बीएचसी होती है वो इंसेक्ट के फॉर्म में, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में, या अपने कीटों को मारने के लिए उसको काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें ऐसे गुण ही नहीं है क्यों कीटों को मार सके। लेकिन अपने पढ़ते तो है, बीएचसी पढ़ते हैं ना अपने, इंसेक्टिसाइड्स में पढ़ते हैं बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पढ़ते हैं ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है? इसके जो गामा आइसोमर होते हैं ना। अब आइसोमर क्या होता है पहले बताओ थोड़ा। आइसोमर किसको बोलते हैं? आइसोमर हिंदी में बोलते हैं समावयवी। आइसोमर किसको बोलते हैं? जैसे मैंने बोला कि बीएचसी के गामा आइसोमर को गेमेक्सेन बोलते हैं। आइसोमर का क्या मतलब हुआ? अब देखो, शुद्ध बीएचसी है जिसका इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका आइसोमर कौन? गामा आइसोमर। उसके अंदर क्या इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, जिसको लिंडेन के नाम से जानते हैं। आइसोमर किसको बोलते हैं? कोई आइडिया? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे। आइसोमर थोड़ा सॉइल साइंस में पढ़ा होगा कहीं। हाँ पढ़ा है ना। हाँ हाँ, जिनका क्या हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो। सेम फंक्शन नहीं होगा भैया नितिन, सेम फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। सेम फंक्शन होता फिर तो बीएचसी भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती, बीएचसी के अंदर भी फंक्शन चेंज हो जाता है। यही तो है कि क्या होगा कि कोई भी दो केमिकल्स जिनकी केमिकल जो फॉर्मूला है वो तो सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन अगर बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है। और केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसीलिए प्योर बीएचसी होता है उसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन उसके जो गामा आइसोमर होते हैं जिनको लिंडेन बोलते हैं, गेमेक्सेन बोलते हैं, उसके अंदर क्या होती है? इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है। तो लिंडेन एक इंसेक्टिसाइड है। अब देखो क्या है, बीएचसी है ये। तो बीएचसी कौन से ग्रुप में आता है बताओ? बीएचसी आता है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनोक्लोरीन। कौन से ग्रुप में? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनोक्लोरीन आगे काम आएगा। फिर देखो L3, इस ग्रुप को तो याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब जहां भी थ्रीन शब्द लग गया, जहां भी थ्रीन शब्द याद रखना है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। जहां भी थ्रीन शब्द, कोई भी इंसेक्टिसाइड है लास्ट में थ्रीन लगा हुआ है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। क्या होगा? सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। कोई भी कीटनाशी किसी के लास्ट में थ्रीन लगा हुआ है, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कोई भी केमिकल का नाम देते हैं, पूछते हैं किस ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है, तो ये तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड हो गया। और ये क्या हो गया? ऑर्गेनोक्लोरीन। कौन सा हो गया? ऑर्गेनोक्लोरीन। ये सब आगे केमिकल पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। चलो अब उसके बाद में आता है द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस इन इंसेक्ट इज रिलेटेड टू, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले हुआ है ना। हाँ पिछले टेस्ट में था, 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए शायद। चलो उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ पीटीटीएच फ्रॉम कार्डिया का। स्टिमुलेटर कौन था? पता था आपने? स्टिमुलेटर कौन होता है? ब्रेन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? बाकी सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्डोमिनल अपेंडेजेस। एब्डोमिन के अंदर देखो गोनोपोर, गोनोपोर कहां होगा? गोनोपोर, गोनोपोर कहां होगा? फिर सासा ही आ गया। फिर एपोफाइसिस, एपोफाइसिस तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। एपोफाइसिस क्या होता है? एक्डाइसिस और एपोफाइसिस पढ़ा था आपने? एक्डाइसिस मोल्टिंग में, वही एपोफाइसिस होता है। एपोफाइसिस होता है कि एपिडर्मिस से क्यूटिकल का डिटेच होना, और एक्डाइसिस होता है उसका बॉडी से रिमूव हो जाना, है ना। एपोलाइसिस एक्डाइसिस वहां पढ़ा था। वेस्ट किसका पार्ट होता है? वेस्ट डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर होता है, थोरेक्स का पार्ट होता है। डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होता है, थोरेक्स वाला पार्ट होता है। ठीक है। अब गोनोपोर की अगर बात करें तो गोनोपोर एक प्रकार से, जरूरी नहीं सब इंसेक्ट्स के अंदर एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट हो, ठीक है, या एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, तो इंटरनली ऑर्गन की बात करते हैं गोनोपोर में।
ठीक है। और वहीं अगर बात करें सरसई, तो सरसई तो अपने पढ़ा था कि अपेंडेजेस पूछ रहा है ना ये, कि गोनोपोर तो क्या है, गोनोपोर अपेंडेजेस थोड़ी है, वो तो इंटरनली पार्ट है, अंदर है गोनोपोर तो, है ना। और अपने ये जो सरसई होती है ये अपेंडेजेस है, बॉडी से बाहर जुड़े हुए जो ऑर्गन होते हैं उनको अपेंडेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरसई हो जाएगा। ठीक है। अब गोनोपोर होते हैं तो जेनिटली की बात कर रहे हैं, तो वो तो इंटरनली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो अपेंडेजेस में नहीं आएंगे। गोनोपोर कभी भी अपेंडेजेस में नहीं आते। या इसने बोला है अपेंडेजेस बोला है, भाई ये एब्डोमेन बोला, ये तो ठीक है कि गोनोपोर भी एब्डोमेन में ही होते हैं, लेकिन अपेंडेजेस के फॉर्म में नहीं है वो, है ना, आउटर बाहर नहीं जुड़े हुए, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा, सरसई आएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, थाइसेन यूरा। आपने पढ़ा था कि सिल्वर फिश, क्या पढ़ा था, सिल्वर फिश। और अपने पढ़ा था सिल्वर फिश जो डैमेज करती है वो बेसिकली बुक्स के अंदर, पेपर्स के अंदर, यानी हाउस होल्ड इंसेक्ट है ये। कैसा इंसेक्ट है, हाउस होल्ड इंसेक्ट पेस्ट है ये। घरों के अंदर जो पेपर, बुक्स या अपने न्यूज़पेपर वगैरह पुराने पड़े रहते हैं उनके अंदर ये रहता है, तो ये एग्रीकल्चर में कोई भी डैमेज नहीं करता। लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट तो डैमेज करते हैं, अपने को पता है, थ्रिप्स आती है, थाइसिनोप्टेरा में डैमेज करती है एग्रीकल्चर में, कोलियोप्टेरा के अंदर आते ही इंसेक्ट डैमेज करते हैं, लेकिन थाइसिनूरा का एग्रीकल्चर में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। टोटल 8-9 ऑर्डर ये जिनका एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस है, जो अपने जब ऑर्डर के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए ना आपने ऑलरेडी, हाँ तो पढ़ लिए, तो उसके अंदर अपने पढ़े थे 8-9 ऑर्डर, जैसे कुछ जैसे कोलियोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, डिप्टेरा है, जिनके अंदर आप बेसिकली जो भी क्रॉप के पेस्ट पढ़ेंगे ना उस टाइम अपने ध्यान में रखेंगे क्रॉप के पेस्ट कौन कौन से ऑर्डर में आ रहे हैं, वही ऑर्डर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के होते हैं, उसके अलावा कोई ऑर्डर एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस के नहीं होते, यानी एग्रीकल्चर में उनका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है which of the following organ are involved in excretion, हाँ ऑल ऑफ दीज ही आएगा, सही है क्या, हाँ तो यहां पर देखो ऑल ऑफ दीज कैसे आएगा, यहां पर क्या है, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट बॉडी वॉल, ठीक है। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, क्यों, क्योंकि इंटरनल लाइनिंग किसकी होती है, क्यूटिकल की होती है, वो भी एक्सक्रीट होगी, उसके साथ में वेस्ट भी जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ में मेल्पिगन ट्यूब्स होती है, वो भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, और ऑल ऑफ, अब तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इन एडल्ट इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन एक्ट एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, बताया था मैंने आपको कि जुवेनाइल हार्मोन्स क्या करता है, इंसेक्ट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ग्रोथ डेवलपमेंट को कैसे रेगुलेट करता है कि जुवेनाइल हार्मोन्स जब इंसेक्ट इमेच्योर स्टेज में होता है तो उस स्टेज में तो ये उसमें मोर्फोजेनेटिक हार्मोन के फॉर्म में यूज आता है। कैसे, मोर्फोजेनेटिक, मोर्फोजेनेटिक यानी मोर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है ये, कैसे कि अपने इंसेक्ट्स के अंदर अपने एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होने देता, है ना, तो मोर्फोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक बार बनना बंद हुआ तो इंसेक्ट प्यूपा, और प्यूपा से क्या बना, एडल्ट। एडल्ट में जब जेनिटेलिया डेवलप हो चुके हैं, विंग्स डेवलप हो चुके हैं, सब कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, जब एडल्ट मैच्योर बन चुका है उसके बाद में इसमें वापस ये सीक्रेट होना स्टार्ट होता है, वापस सीक्रेट स्टार्ट होता है। वहां पर ये फिर क्या करता है, वहां पर ग्रोथ डेवलपमेंट को छोड़ के किस पे काम करता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करता है ना, अपने वहां पर फिर इसको बोलते हैं गोनाडोट्रोफी। गोनाड से समझते हैं, गोनाड से मतलब जेनिटेलिया की बात हो रही है ना। तो फिर ये क्या करता है, जो इंसेक्ट्स की एसेसरी ग्लैंड होती है उनको कंट्रोल करने लगता है। एसेसरी ग्लैंड से कब आपने केमिकल फ्लूइड सीक्रेट होने, कब नहीं होने, वो काम फिर कौन करता है, जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन दो फॉर्म में काम करता है, मोर्फोजेनेटिक इन इमेच्योर स्टेज और गोनाडोट्रोफिक इन एडल्ट स्टेज, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इतने ही है या एक होगा, चलो नेक्स्ट आता है, इन अरेक्निडा सिफेलोथोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। भाई क्या बोला इसने, सिफेलोथोरेक्स मतलब हाँ, सिफेलोथोरेक्स मतलब हाँ हेड प्लस थोरेक्स, और ऐसी स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलती है, अरेक्निडा प्लस क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के अंदर कौन आते हैं, क्रस्टेशिया के अंदर कौन आते हैं, अरेक्निडा में आते हैं स्पाइडर, माइट, टिक्स, स्कॉर्पियंस, ये सब किस में आते हैं, अरेक्निडा। क्रस्टेशिया में आते हैं क्रैब और प्रॉन्स, क्रैब प्रॉन्स, ठीक है। इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, बॉडी दो ही पार्ट में डिवाइड होती है, कौन कौन से, सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन। और सिफेलोथोरेक्स क्या होता है, हेड प्लस थोरेक्स को बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स, यानी इसमें हेड और थोरेक्स अलग अलग पार्ट नहीं होते, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और उसी को बोलते हैं सिफेलोथोरेक्स। बचा हुआ पार्ट कौन,
एब्डोमेन, ठीक है। और सिफेलोथोरेक्स के ऊपरी क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। याद रखना है कि अरेक्निडा के जो अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कितनी पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है। आगे जब अपने अरेक्निडा क्लास पढ़ेंगे उस टाइम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। अभी इतना याद रखना है सिफेलोथोरेक्स क्या है, ठीक है। सिफेलोथोरेक्स हेड प्लस थोरेक्स को फ्यूज होने से जो सेगमेंट बनता है उसको सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं, ठीक। इन द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम पूछा है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा, लार्जेस्ट ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लार्जेस्ट ऑर्डर कोलियोप्टेरा, लार्जेस्ट फैमिली कुर्कुलिनिडी, कुर्कुलिनिडी के अंदर कौन आते हैं, वीविल्स आती है। कौन आती है, वीविल्स। लिखेंगे आगे बात करेंगे इसके, अभी याद रखना है। कुर्कुलिनिडी सबसे बड़ी फैमिली होती है, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा इंसेक्ट आते हैं। और इसमें कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं वीविल। क्या आते हैं इसके अंदर, वीविल आती है। वीविल को हिंदी में बोलते हैं गुण, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल डिग्लूकोजेमिन, है ना, डिग्लूकोजएमीन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फोरगट, मिडगट एंड इनगट ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो नोन एज, हाँ, स्टोमोडियम, मेसेंट्रॉन, प्रोक्टोडियम। ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सीक्वेंस आपको सही पता होना चाहिए। उसके बाद में बटरफ्लाई एंड मोथ बिलोंग टू द लेपिडोप्टेरा, अभी अपने बात की थी, है ना। और प्लेकोप्टेरा में कौन आते हैं, स्टोन फ्लाई, और डिप्टेरा में फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, यानी ट्रू फ्लाइज बोल सकते हैं। ट्रू फ्लाइज का मतलब जिसमें 1 पेयर ऑफ विंग्स विजिबल होते हैं, 1 पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड विंग्स होते हैं। 1 पेयर विंग्स होते तो 2 पेयर है, लेकिन सेकंड पेयर कैसे हो जाते हैं, हाल्टर्स फॉर्म में हो जाते हैं। ये सब डिप्टेरा के बारे में पता होना चाहिए। हाइमेनोप्टेरा को बेनिफिशियल ऑर्डर बोलते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट इसमें नहीं आते हैं। चलो बताओ कितने सही हो गए, सब सही हो गए। ऐसा बच्चा जिसके सबके सब सही हो गए, ऐसा कोई भी बच्चा जिसके सब सही हो गए, कुछ गलत हुआ ही नहीं। होता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है ऐसा। दूसरों का नाम नहीं लेना भैया, दूसरों का तुम्हें क्या पता, तुम्हें खुद का ही नहीं पता तुम्हारा। वो तो बताएगा तो मेरे को बता देगा डायरेक्ट। पच्चीस सही है, 5 माइनस हो गए, वो गलत बात है। अभी सबके सब करने जरूरी थोड़ी थे। ये देखो कुलदीप मीणा के 30 में 30 सही हो गए, वेरी गुड। हरप्रीत सिंह के 29 सही हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुमित शर्मा के 25 सही हो गए, बहुत अच्छा। बच्चे पढ़ने लगे ऑनलाइन वाले, तो ऑफलाइन वाले क्या कर रहे हैं, कितने सही हुए, 28, वेरी गुड। 26 टेस्ट ही नहीं दिया, बधाइयो। 28, वेरी गुड, टेस्ट ही नहीं दिया कितने, 2 4 जो भी, पता ही नहीं, कल बताना ना। हाँ टेस्ट देना जरूरी है, चाहे 2 4 ही सही हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हाँ क्यों, फिर क्या हो गया, तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट क्लास थी उसमें भी बोला था मैंने क्या बोला, मैंने बोला चाहे आपने क्लास लियो नहीं लियो, पढ़ा नहीं पढ़ा, टेस्ट देना है। भाई तू बीएससी किया हुआ है तो तेरे को कुछ तो क्या पता, 1 2 क्वेश्चन हो जाते, है ना। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। भी टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन कर नहीं पाते तो कम से कम बैठ के क्वेश्चन पढ़ते रहे 2 घंटे, है ना। तो आइडिया तो लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते, कैसी भाषा आती है, क्या ये मैं समझ पाता हूँ, क्या इसके उत्तर मैं दे पाता हूँ क्या। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी, चाहे आप उसमें कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करो, टेस्ट में 2 घंटे बैठना बहुत जरूरी। तो टेस्ट बहुत कंपलसरी आपके लिए। हाँ टेस्ट ही नहीं दिया, बहुत बुरी बात। 27, वेरी गुड। 22 पीछे रह रहे हो, बातें कम करेगा, तुम बातें बहुत करता है, पढ़ाई कम करता है ना, मामला गड़बड़ है। हाँ 27, वेरी गुड। सुपरवाइजर का दिया था तो तैयारी, ये तैयारी इसकी क्यों कर रहा है, प्री पीजी की तैयारी कर रहा है, टेस्ट उसका दे रहा है।
उसकी तैयारी हो गई, तब टेस्ट उसका देगा, तैयारी ये करेगा, उसका हो गया, कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट नहीं है उसका कोई। अच्छा आप नहीं देंगे, तो इतना लेट कैसे समझ में आया तेरे को, दोनों एक साथ नहीं होते। ऐसे है बच्चे, देखो प्री पीजी की तैयारी करते हैं, बीच में सुपरवाइजर। डबल माइंड वाला कभी भी कामयाब नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ फोकस रखना, एक जगह रखो। हाँ वो है कि आपने प्री पीजी की तैयारी कर ली, हाँ प्री पीजी का पेपर हो गया, उसके बाद सर अब क्या करूं, तो बाद में जो करना है करो, या जिसको लगता ही है कि मेरे को सुपरवाइजर करना है सुपरवाइजर करो, है ना। इसे अपने दो गुणों पे सवार नहीं होना, हालत खराब हो जाएगी। तो बाद में क्या हो, ना तो प्री पीजी करे ना सुपरवाइजर करे, कुछ नहीं कर रहे। हाँ फिर नाई की दुकान पे बाल काटते घूमेंगे, अच्छा थोड़ी सा है। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऐसे मत करना कोई भी। हाँ ऐसा है कि जेआरएफ की तैयारी कर लो, वो चलेगा, क्योंकि वो तो अपने 15 क्वेश्चन इधर जुड़ रहे हैं ना सीधे सीधे ही। हाँ वो बढ़िया है, वो फायदा है। ये सुपरवाइजर वाला कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा ऐसे नहीं है कि जिसको सुपरवाइजर करना ही है उसके लिए फायदा है। सर मेरे को सुपरवाइजर करना है, बीएससी बीएससी गई बाढ़ में या एमएससी गई बाढ़ में, अपने करना ही नहीं, अपने बीएससी करके सुपरवाइजर लगना है ना। तो वो फोकस होके पूरा दुनियादारी भूल जाओ, फिर उसी पे सुपरवाइजर, है ना। और कि सर मेरे को तो हायर एजुकेशन में जाना है, एमएससी करनी है, तो फिर एमएससी पे फोकस करो, है ना। तो एक दिमाग बनाओ पहले करना क्या है, ऐसे इधर उधर भटकते मत फिरो। कितने सही हुए आपके? 15 क्वेश्चन। क्यों लेट ज्वाइन किया? इसलिए एक ही थोड़ी हुई थी क्लास, एक ही क्लास ली अभी तक, एक तो नहीं, 2 क्लास हुई। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हाँ तो कुल मिला के जिस बच्चे के 25 से ऊपर ऊपर जा रहे हैं मामला ठीक है, 25 से नीचे रह रहे तो फिर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। और जो टेस्ट नहीं दे रहे उनको तो बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट ही नहीं दो, टेस्ट तो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लो, टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई इधर पैसे दिए, पैसे किसके दिए? पढ़ाई के थोड़ी दिए, टेस्ट के भी दिए साथ में, है ना। आपको बोला गया था जब फीस जमा हो रही थी तब कि आपके अपने टेस्ट भी होंगे, लेकिन पता चला आप टेस्ट तो दे ही नहीं रहे, तो वो फीस फालतू गई ना इससे। तो इसलिए आपको टेस्ट भी देना है, टेस्ट दोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ रहेगा। चलो अभी बढ़ते हैं अपने रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में। डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, और रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म ट्रांसफर होता है वो भी इंसेक्ट्स के अंदर अलग अलग मेथड्स के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब ये तो अपने बात कर ली थी स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस क्या होता है। उसके बाद में स्पर्म ट्रांसफर के बारे में बात करें, इंसेक्ट्स में किस प्रकार से स्पर्म ट्रांसफर होता है। 3 प्रकार से दे रखा है, 3 प्रकार। सबसे या तो क्या होता है इंट्राजेनाइटल होता है, यानी इसमें क्या होता है डायरेक्ट जेनिटेलिया के थ्रू, जो नॉर्मल मेटिंग होती है उसके थ्रू होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं इसमें क्या होता है हीमोसिलस होता है। हीमोसिलस का मतलब डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पर्म्स होते हैं इंसेक्ट की हीमोसील के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, यानी जेनिटेलियम नहीं छोड़ जाते, डायरेक्ट कहां छोड़ दिया, हीमोसील यानी उसकी बॉडी कैविटी के अंदर छोड़ दिया, यानी जो उसकी देहगुआ होती है उस देहगुआ के अंदर क्या कर दिए, स्पर्म्स को डाल के छोड़ दिए। ठीक है, एक क्या होता है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब उसमें क्या होता है, उसमें शरीर में नहीं डाले जाते, बाहर सरफेस पे छोड़ दिए, है ना। उस फीमेल क्या करती है, उसको अपने आप अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर लेती है, तो वो होता है अपने एक्सटर्नल स्पर्म ट्रांसफर। 3 प्रकार से स्पर्म ट्रांसफर इंसेक्ट्स के अंदर होता है। ये तो जनरली मोस्टली इंसेक्ट्स में यही होता है इंटरजेनेटली। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन मेथड है ये, थ्रो एडिगस वाया वेजाइना ओरिफिस इनटू फीमेल जेनिटल के पास, यानी ये मेथड पढ़े थे अपने, यानी ये अपने ऑर्गन पढ़े थे। एडिगस पढ़ा था किसका, मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन किसके थ्रू, वेजाइना ओरिफिस के थ्रू क्या कर देता है, फीमेल जेनिटेलिया के अंदर स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देता है ना। ये तो नॉर्मल मेथड है जो मेटिंग के थ्रू होता है। अब दूसरा मेथड आता है वो हीमोसिलस। हीमोसिलस मेथड के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स ट्रांसफर इनटू द बॉडी कैविटी, एंड डायरेक्ट क्या होता है, जैसे ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है इस प्रकार से, है ना। तो इसमें क्या करेगा, जो मेल होगा, मेल डायरेक्ट क्या करता है, इसकी बॉडी में कहीं भी स्पर्म्स छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि जेनिटेलिया के थ्रू ही इसमें स्पर्म्स छोड़े जाए, बॉडी कैविटी के अंदर कहीं भी स्पर्म छोड़ दिए, वो स्पर्म्स मूव करते हुए अपने जेनिटेलिया तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसा किसके अंदर होता है, बेड बग के अंदर। कैसा होता है, बेड बग के अंदर इस प्रकार का अपने हीमोसिलस स्पर्म ट्रांसफर देखने को मिलता है। फिर आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोफोर्स आर इंजेक्टेड out into open place by male while female walk over it and gets insemination, जैसे सिल्वर फिश के अंदर होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो मेल होता है डायरेक्ट स्पर्म्स को कहीं भी बाहर एनवायरनमेंट में सरफेस के ऊपर छोड़ देगा, फीमेल उसके ऊपर से निकलेगी तो वो उसको क्या कर लेगी, अपने जेनिटेलिया के अंदर ले लेगी, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्पर्म ट्रांसफर। तो स्पर्म ट्रांसफर के इंसेक्ट्स के अंदर 3 प्रकार के मेथड होते हैं, जो आपको सिंपल याद रखने, एग्जांपल इनके आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, कितने टाइप का रिप्रोडक्शन इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है।
कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कीजिए, 30 के 30 सही हो जाते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये लैंग्वेज तो ये सी एग्जाम में आएगी, ये सेम लैंग्वेज तो एग्जाम में आएगी। इसमें से मैं जब भी टेस्ट देता हूं तो उसमें आपके फिक्स है कि 3 4 5 क्वेश्चन पुराने एग्जाम के होते ही है। तो वो आपके आइडिया के लिए कि वास्तव में लैंग्वेज रहती है वो यही रहती है एग्जाम के अंदर। तो लैंग्वेज पे तो पकड़ आपको बनानी पड़ेगी अगर पेपर पास करना। अब क्या होता है, पढ़ लेते हैं, सर ने हिंदी में समझाया, समझ में भी आ गया, लेकिन वापिस जब घर जाके पढ़ते हैं या जब टेस्ट देते हैं तब वो भाषा समझ में नहीं आती। तो उसका मतलब है कि आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी तो क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी इतना कोई मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं है, सिंपल कुछ वर्ड है, अगर वो समझ में आ गए तो वहां से हो जाता है। बाकी यहाँ ऐसा कोई जेएमआर थोड़ी ढूंढना है, यहाँ तो एग्रीकल्चर या एंटोमोलॉजी की मीनिंग आनी चाहिए बस। टेस्ट 2 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है? 2 घंटे का। 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं किसी टाइम कम लग रहा हो, फुल टाइम रहता है, पढ़ने वाले के लिए रहता है। बाकी तो क्या है, बाकी पास तो पूरे 2 घंटे ही पड़े रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। वैसे इसमें क्या होता है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं, पढ़ने के हिसाब से छोटे छोटे होते हैं, जल्दी से पढ़ के आंसर दे दो। आईसीआर वगैरह में उधर क्या होते हैं, थोड़े क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है, सीयूटी वगैरह में, तो वहाँ थोड़ा पहले क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाता है। और वो तो ऑनलाइन भी रहते हैं ना, तो ऑनलाइन में फिर वैसे ही प्रैक्टिस नहीं रहती ना कंप्यूटर पे क्वेश्चन पढ़ने की, तो उसमें दिक्कत आती है, फिर वहाँ टाइम ज़्यादा लग जाता है। वहाँ क्या होता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है तो पूरे एक बार में स्क्रीन पे आता भी नहीं, तो उसको स्क्रॉल कर करके फिर पता चला ऑप्शन समझ गए तो क्वेश्चन भूल गए, क्वेश्चन समझ लिया तो ऑप्शन भूल गए, तो स्क्रॉल करने में ही 2-3 मिनट निकल जाती है। तो आईसीआर सीयूटी उधर थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आपको थोड़ी, इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्या करें, ओमआर शीट से प्रैक्टिस करो भाई, जब भी टेस्ट दो ओमआर शीट से ही देना। क्वेश्चन भरने में गलती नहीं होती तुम्हारी, हो जाते कई बार, हाँ गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा थोड़ी है। हाँ कई बोलते हैं सर मेरे तो इसमें 30 ही हो जाता है, मेरे 2 भरने में गलत हो गए, सर ने करवाए थे क्या है? या सर ने तेरा गोला भरते टाइम हाथ हिला दिया वो किसकी गलती, खुद की है ना, तो उसमें खुद पे काम करना चाहिए थोड़ा, कि अगली बार ध्यान रखूंगा, ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाओ। तरीके अपनाने के लिए क्या करें, जो अपने आपने क्वेश्चन मोस्टली बच्चों की आदत होती है कि पहले पेपर में टिक कर लेते फिर एक साथ गोली भरने बैठते हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ उसी के अंदर होती है ना। वही बच्चे जो साथ के साथ गोली भरते हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन उनको भी कई बार क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। क्या दिक्कत आ जाती है कि वो जब साथ के साथ तो भर रहे होते हैं, लेकिन पता चला कि बीच में एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे का भर रहा है, लेकिन कंटिन्यू भर दिया, एक बीच में छोड़ा ही नहीं है। हाँ अब कई बार तो बच्चा खुश कब हो जाता है, जब वापस आके देखता है कि जो गलती से गोला भरा था वो सही है या तो तब खुश हो जाता है, अब पता चला वो जो गलती से गोला भरा गया था वो भी गलत है, दूसरा जो गोला भरना था वो भी गलत हो गया।
है, उसमें 2 क्वेश्चन मारे जाते हैं। तो इसलिए जब भी गोले भरने बैठे तो उस टाइम आपके अंदर क्या थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। क्या होता है जल्दबाजी में करते हैं, हर काम जल्दबाजी में। अब तुम क्या करते हो, पहले टिक लगा लिए ना, अब लास्ट में पता चला कि आधा घंटा ही बचा, तुम जल्दी 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 गोले भरोगे, जल्दी जल्दी भरोगे तो जल्दी जल्दी में सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, पता ही नहीं चलता, है ना। और कई बार तो ऐसे मैंने बच्चों को देखा, मतलब बहुत अच्छी तैयारी करने वाले, ऐसी हालत खराब होती है उनकी लास्ट में कि पता चला आधी ओमार सीटी गलत भर के आ गया। तो जल्दी जल्दी भर रहा तो उसको पता ही नहीं किसके सामने क्या भर रहा हूँ, भरता गया गोले टिक किए हुए थे, जल्दी जल्दी भरता गया कि सर लास्ट में पता चला, मैं लास्ट में आके देखा जब मैं तो 90 क्वेश्चन के पास आ गया, तब पता चला कि 90 वाला तो 89 में भरना था। अब वो क्या करे बेचारा, है ना। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके लिए क्या करें, इसके लिए जैसे ही टिक किया तुरंत गोला भर दो। टिक कर लिया तो मतलब टिक तो कॉन्फिडेंस के साथ किया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसको एक बार टिक कर देता हूँ बाद में मिटा के दोबारा कर दूंगा, ऐसे तो नहीं है। हाँ, तो जो अपने इसीलिए पेपर कभी भी एक राउंड में नहीं करना होता, 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। 2 राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में तो आपको 100% कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन करने होते, ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है यही होगा लगा देते हैं, यही होगा नहीं, यही है तो आप करो, अदरवाइज उसको नहीं करना। तो ऐसा कर रहे हैं तो फिर गोला भरने में दिक्कत का है ना, गोले भर दिए। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद में दूसरे राउंड में फिर जो 2 डाउट में है उसके ट्राई करो, 2 डाउट में लग रहे हैं उस पर कोशिश करो थोड़ी सी, है ना। अब फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन के अंदर उलझ जाते हैं जहां पर क्या होता है टाइम खत्म होता है, उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट जब अटेम्प्ट करते हैं ना, उस टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं होता है। रुकना मतलब क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिए, आ रहा है दिमाग को पता चल जाता है, नहीं आ रहा तुरंत वहां से आगे बढ़ जाओ। अगर एक बार भी रुक गए ना, वहां पर सोचने लग गए, तो वहां पर समझ लो आपकी 30 सेकंड या 1 मिनट निकल गई उस क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन लास्ट में आपको पता चला कि मेरे को आ भी नहीं रहा है ना। इसलिए फर्स्ट राउंड जब आप कर रहे होते हैं टिक लगा लगा के, तो उस टाइम आपको ये फिक्स पहले दिमाग को बिठा लो कि मैं कोई भी क्वेश्चन पे रुकूंगा नहीं। रुकूंगा नहीं मतलब कोई नहीं आ रहा तो तुरंत छोड़ा आगे बढ़े, तुरंत छोड़ा आगे बढ़े, चाहे आपको लगातार 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, है ना। जैसे ही कोई क्वेश्चन आया कि हाँ ये मेरे को 100% रहा, टिक किया, गोला भरा, ऐसे करते जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जब एक राउंड कंप्लीट हो चुका होता है ना, उस टाइम ओमार शीट के अंदर कुछ गोले भरे होते हैं, कुछ मतलब कोई 20 भरे होते हैं, किसी के 30 भरे होते हैं, किसी के 40 भी भरे होते हैं फर्स्ट राउंड में। उससे क्या होता है, उससे अपने दिमाग को पॉजिटिव सेंस मिलता है, पॉजिटिव सेंस मिलता है कि जो मैंने गोले भर रखे हैं वो सब के सब मेरे क्या 100% सही है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आती है। उसके बाद में जब आप सेकंड राउंड करने बैठते हैं ना, तब आपका माइंड थोड़ा सा काम और पॉजिटिव रहता है। उसके कारण जो 2 में डाउट रहता है वो भी ज्यादा सही होने के चांस रहते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, पहले टाइम में ही जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी टाइम आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आ रहा था टिक कर दिया, दूसरा आ रहा था टिक कर दिया, तीसरा आ रहा था नहीं, मतलब तीसरा आ रहा था लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अब आप क्या किए, उसके बारे में सोचने लगे, सोचते सोचते 1 मिनट 1.5 मिनट ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, लास्ट में क्या 1.5 मिनट बाद पता चला कि वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं आपसे, तो इसको बोले बाद में देखूंगा। जब बाद में देखना तो अभी 1.5 मिनट क्यों खराब की, है ना। तो उस टाइम उस पर रुकना नहीं था आपको, आपको आगे बढ़ना था। अब आपने 1.5 मिनट खराब कर दी, अब आप वापस आगे बढ़े, है ना। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे आपके माइंड के अंदर क्या होगी, नेगेटिविटी बढ़ गई कि मैंने इतना सोचा नहीं है, इतना सोचा नहीं है। अब वो सोचते सोचते एक राउंड के अंदर पता चला कि लास्ट में अब आपके पास टाइम ही आधा घंटा बचा है और कुछ क्वेश्चन तो वापस आपके रिव्यू करने देखने वाले ही पड़े। तो फिर होती है लास्ट के अंदर घबराहट, है ना, ये भी कर दूं मैं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, और कर दूं के अंदर जो आपको डाउट वाले क्वेश्चन थे ना, वास्तव में क्या होता है, जो आ रहे होते हैं वो भी डाउटों में बदल जाते हैं, और जो डाउट वाले होते हैं वो तो दिमाग से बाहर हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते उनको। तो ये सबसे बड़ी समस्या आती है। दूसरा, जिस बच्चे को डर लगता है, कई बार होता है ऐसे बच्चे, अभी तक तो ऐसी मतलब मेच्योरिटी आ गई होगी तुम्हारे अंदर कि नहीं लगना चाहिए, भी पेपर हाथ में आता है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बच्चों को होता है ऐसा कि जैसे ही टेस्ट हाथ में आता है ना तो थोड़ा अंदर से घबराहट होने लगती है। वो कैसे होती है, वो टेस्ट हाथ में आ गया लेकिन उसके बाद में फिर और ज्यादा उस घबराहट को बढ़ाते हैं बच्चे। कैसे बढ़ाते हैं कि जैसे टेस्ट हाथ में आया, ये पेपर हाथ में आ गया, बुकलेट हाथ में ही आते ही क्या करते हैं, आप उस पूरी बुकलेट को खोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरी बुकलेट को पढ़ते हैं तो आप ऐसे नजर मारते कि देखता हूँ कैसा का पेपर, है ना, नजर मारते हैं, एक बार पूरे पेपर पे नजर मार के देखते हैं। अब जल्दी जल्दी में आप नजर मारते हैं तो कई बार क्या होती है, नजर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे पड़ जाती है जो आपको लगता है कि नहीं आ रहे, क्योंकि जल्दी में पढ़ा ना उसको, क्या पता बाद में आराम से पढ़ते आता हो आपको, लेकिन ऐसी नजर पड़ी कि पता नहीं कहां से ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, घबराहट होने लगी। फिर वहां से बच्चे का दिमाग खराब होता है कि पेपर चालू करने से पहले ही बच्चे ने इतनी नेगेटिविटी भर ली अपने अंदर, अब वो पेपर करने बैठ रहा है, अब इसके पेपर में पीछे दिमाग में क्या घूम रहा है कि पेपर बहुत टफ आ गया, और इधर क्वेश्चन करने बैठा हुआ है, वो कैसे क्वेश्चन करेगा,
वो तो जो आ रहा है वही दिमाग से बाहर जाएगा उसके, और वही बच्चा क्या करे, कुछ नहीं, तुरंत पेपर बुकलेट हाथ में ही, पहला पेज खोला, पहला पेज खोलते ही उसके ऊपर ओमार शीट डाल दो, और ओमार शीट डाल के सिर्फ क्या दिखना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखना चाहिए, उसको पढ़ो, फिर देखो आप वन बाई वन। ऐसा भी नहीं है एक पेज खोला इस पे देख लेता हूँ 4 क्वेश्चन कौन कौन से, नहीं, देखना ही नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ आ रहा है ठीक है, ओमार शीट को थोड़ा नीचे खिसकाओ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओमार शीट के साथ साथ चल दो पेपर को, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ना, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी नहीं। और क्या करना है, फर्स्ट राउंड में एक बार में क्वेश्चन सब पढ़ने हैं, जो 100% आ रहा है उसको अटेम्प्ट करते जाओ। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको पेपर भी पता चल गया कि कैसा है, और 100% वाले क्वेश्चन भी सही हो गए। अब आप अपने दिमाग को तैयार करो कि इस लेवल का पेपर है, अब मेरे को कितने करने चाहिए, वो उसके ऊपर काम करता है। अब शुरू में बच्चे ने इतनी घबराहट ले ली अपने अंदर, अब वो करने बैठ रहा है तो फिर कहां से करेगा। ये नेगेटिव, जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी ज्यादा समस्या आती है ना, जो बहुत ही अच्छी तैयारी करके गया हुआ है उसकी ज्यादा समस्या आती है, जो नहीं पढ़ के गया उसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नकल वकल वाला भी सिस्टम ऐसे, अभी तो टेस्ट में तो क्या नकल मारते होंगे, वैसे मेन एग्जाम में भी नकल नहीं मारनी चाहिए सी, है ना, क्योंकि मेन एग्जाम तुम्हें पता है ऐसे कोई होते ऐसे टाइम पास के लिए भी आए होते हैं पेपर देने के लिए, है ना। अब तुम्हारे पास में आगे अनजान है, तुम्हें पता नहीं है ना, तो क्या होता है, अपनी आदत होती है ऐसे एक दूसरे की ओमार शीट में देखने की, रेसी है ताका जाकी कर, किसी की होती होगी, ऐसे मन कर जाता है कई बार है कि देख लेता हूँ इसने क्या किया, है देख ले तो क्या किया, अपनी ओमार शीट तो आपने भर ली, अब आपकी भर के आप पेपर करके बैठ चुके हैं, क्या मैंने 50 क्वेश्चन किए, मैंने 60 किए, मैं पेपर करके बैठ के, आपको इतने आ रहे थे, अब गलती से इधर सामने वाले की ओमार शीट में देख लिया, अब सामने वाले की ओमार शीट में देखा, उसको पता लगा उसकी ओमार शीट तो काली की हुई है पूरी, है, और इधर ओमार शीट में देख रहे हैं तारे दिख रहे हैं कहीं के बीच बीच में, है, बाकी पूरी ओमार शीट व्हाइट पड़ी है, तो अब अंदर से घबराहट होती है, और यार पेपर आसान था क्या, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे तो इतने ही हुए, चलो दोबारा देखता हूँ, फिर आप चालू होते हो वापिस खोल के, और फिर जो 3-4 डाउट का क्या पता ही नहीं है क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है, फिर भी देख लेता हूं कुछ तो लगेगा, 10 लगाता हूं, 10 में से 2 तो सही होंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो गया हाँ, कि 10 लगाता हूं, 10 में से मतलब 3 ही सही हो गए तो बराबर हो जाएंगे, नहीं तो है, और क्या पता एक सही हो गया तो प्लस हो जाएगा, है, बैलेंस हो जाएगी, सीट बैलेंस हो जाएगी। और बैलेंस में पता चलता है जो लास्ट में 10-15 किए थे ना, उससे भी नेगेटिव है। बाद में वो पड़ोस में बैठा तो भाई से पूछ रहे, भैया कैसा हो पेपर, अब वो बोला मैं तो इसे ट्राई मारने आया था है, और ट्राई मारने, वो तो 100 के 100 भरिए थे उसने, तो उसको तो मतलब थोड़ी था उससे, लेकिन तुम तो उसकी ओमार शीट को देख के घबरा गए, वो तो बेचारा ट्राई मारने आया था, इसे देखने आया था कि कैसा पेपर आता है। तो इसलिए नकल पे तो कभी विश्वास ही नहीं करना, अपने खुद पे विश्वास रखो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, हाँ ऐसा होना चाहिए। या दूसरा, जो जिनके नेगेटिव होते हैं ना बच्चों के, इसके दिमाग में ऐसा रहना चाहिए कि मेरे को नहीं आ रहा मतलब किसी को नहीं आ रहा, लेकिन ये दिमाग में कब आता है, जब पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन पढ़ा होता है तब आता है, नहीं तो आप पेपर देखा कि ये तो मेरे को नहीं आ रहा मतलब किसी को नहीं आ रहा, या कोई क्वेश्चन आया कि आप कोई बच्चा मान लो पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, या बहुत ही टाइम पास के लिए पढ़ाई की है, और उसने क्या किया, पूरे टाइम पास के लिए पढ़ाई की और लास्ट में पेपर देख के बोला ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा, वो तेरे को ही नहीं आ रहा बाकी सबको आ रहा है। हाँ, तो वो बच्चा कर सकता है, जो जिसने लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़ा ना, उस टाइम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, है ना, कि ये क्वेश्चन मेरे को भी नहीं आ रहा मतलब किसी को भी नहीं आ रहा, वो सही है, वो दिमाग को संकेत देता है कि इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं अपने, आसानी से छोड़ने के लिए। कई बार दिमाग मानता नहीं है ना, उसको बुद्धू बनाना पड़ता है। बुद्धू क्या बनाना पड़ता है कि अपने लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है इसको, और अपने को नहीं आता मतलब किसी को नहीं आता, तो दिमाग मान लेता है। लेकिन कब मानता है, जब आपने पढ़ा होता है, एक दिमाग भी सामने से गालियां देता है, हाँ पागल मत बना मेरे को पता तो कुछ नहीं पढ़ा, हाँ ये तेरे को नहीं आ रहा बाकी सबको आ रहा है, अंदर से मन में आती है ऐसी चीजें। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस कैसे है सर आपको, तो वही सास भी कभी बहू थी, वही बात है? हाँ। अब इसको लगता है कि जो सर हमारे साथ होता है वो सर को कैसे पता है, भाई सास भी कभी बहू थी, वही है? वो तो है ही। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने सर ने कभी टेस्ट नहीं दिए या पेपर नहीं दिए, है ना, वो लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा स्टार्टिंग में होता है जब अपने जेट का पेपर देते हैं, सीयूटी का देते हैं, है ना, या ये अपने उस टाइम तो सीयूटी थे, आईसीआर का शुरुआत में लगता था, फिर धीरे धीरे टीचर से सुन के कैसे पेपर अटेम्प्ट करते, कैसे करते, धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस मिलाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, सब चीजें नॉर्मल हो जाती है ना। लेकिन तरीका होना चाहिए नॉर्मल करने का। अब तरीका ही नहीं है, किसी को जाते ही पेपर खोल के बैठ के पूरा चलो जल्दी जल्दी देख लेता हूँ, जल्दी जल्दी क्यों देख रहे, इतनी क्या जल्दी है तेरे, आराम से पहला क्वेश्चन कर बैठ के, नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा देख ले, तीसरा देख ले, सब पूरा पेपर एक साथ देख के क्या करेगा, तो पूरा एक साथ देखते क्या हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, घबराहट हो जाती है ना। हाँ, तो ऐसा होता है।
और दूसरा कि जिसका जो फेवरेट टॉपिक है ना उसको पहले चूज करने की कोशिश करो। ये मेरा प्री पीजी का एक्सपीरियंस है। ऐसा प्री पीजी में क्या था कि जैसे एंटोमोलॉजी और न्यूमेटोलॉजी, अब एंटोमोलॉजी जैसे क्या होता है, सीरीज आते हैं ना, ए सीरीज, बी सीरीज, सी डी, ऐसे अलग अलग सीरीज आती है, सबको अलग अलग सीरीज मिलती है ना। तो मेरे पास जो सीरीज आई ना उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एंटोमोलॉजी और न्यूमेटोलॉजी फर्स्ट क्वेश्चन ही वहीं से स्टार्ट था। देखो आप, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही वहीं से स्टार्ट, और उस टाइम 16 क्वेश्चन आए थे और 16 के 16 सही। अब वहां से कॉन्फिडेंस किस लेवल पे चला जाता है, सातवां आसमान पे। तो उसके बाद में तो जो नहीं आ रहे थे वही सही हो रहे थे। वो कॉन्फिडेंस से होता है। क्या होता है? कॉन्फिडेंस से। अब कि सर हम कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो पहला तो आप क्या करो, पूरा पेपर देखने की कोशिश मत करो। मैं कभी, आदत ही नहीं है, कभी जिंदगी में रही नहीं आदत ये, मतलब ये शुरू से मानसिकता ऐसी कि पूरा पेपर कभी देखना ही नहीं होता है, बहुत फायदा होता है उसका, है ना। पूरा पेपर कभी नहीं देखना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेकिन कि सर फर्स्ट क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग का आ गया, मैं तो पढ़ी नहीं कभी, या फर्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो फेवरेट है उसको देख लो। आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, किसी का ब्रीडिंग है, किसी का एंटोमोलॉजी, किसी का एग्रोनॉमी है, उसको खोलो, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर, है ना। तो कोशिश करके आप अपने जो बढ़िया टॉपिक लगता है आपको वहां से स्टार्ट करो। हाँ, किसी को लगता है कि सर मेरे को तो कोई टॉपिक से फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ रखा है, उसको तो पहले क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पेपर एक बार में देख लो, नहीं देखना। आपको फर्स्ट टाइम एक बार में एक ही क्वेश्चन देखना चाहिए, वो कहीं से चालू करो आप उसमें, ठीक है। तो ये आपको बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर कई टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे अगर बात करें सबसे पहले ओविपेरिटी। ओविपेरिटी के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट या तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो ओविपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं, है ना। लेकिन इंसेक्ट्स में कुछ और भी डिफरेंट टाइप के अपने रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे ओविपेरस में क्या होता है भैया, ओविपेरस तो सिंपल सी बात है, अंडज बोलते हैं जिसको, अंडे देने वाले। ओविपेरस मतलब अंडज, अंडे देने वाले। विविपेरस मतलब जरायुज, बच्चे देने वाले, है ना। विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। लेकिन एक इंसेक्ट्स के अंदर एक आता है ओवो विविपेरिटी। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो इसमें ओवो ओवो आ गया, ये रहा ओवी, ठीक है। विविपेरिटी आ गया, विविपेरिटी, यानी दोनों का मिश्रण है। मिश्रण कैसे हुआ, मिश्रण कैसे हुआ, ये एगलेंगी भी करते हैं, अपने नींव का बर्थ भी होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हाँ अंदर की, हाँ जो अपने एग होते हैं, एग की हैचिंग होती है। हैचिंग भी एग फॉर्मेशन तो होता है, क्या हो रहा है, ओविपेरस भी है और विविपेरस भी है, तो एग्स तो बनेंगे, लेकिन एग्स की हैचिंग होती है वो कहां हो जाती है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही। तो एग तो बने, इसलिए क्या हो गया ओविपेरस, और एग्स के हैचिंग फीमेल बॉडी के अंदर हो गई, तो बर्थ किसका होगा, नींफ का होगा, शिशु का होगा ना, नींफ का होगा, तो क्या हो गया विविपेरस, इसलिए इसको बोलते हैं ओवी विविपेरिटी। क्या होगा, fertilized egg contains yolk are incubated inside the reproductive tract, ठीक है, ऑफ द फीमेल। यानी इसमें क्या होगा कि जो एग होता है, एग के अंदर क्या होता है, योक होता है, एग के अंदर क्या होता है, योक। अब उस एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो फूड कहां से ले रहा है, उस योक से ले रहा है। उस योक से लेते हुए वहां पर उसके अंदर ही डेवलपमेंट हो जाता है, उसका अंदर डेवलपमेंट होने के बाद में क्या हो जाता है, उस यंग वन की हैचिंग हो जाती है, वो कहां हो गई, या एग की हैचिंग कहां हो गई, एग की हैचिंग होगी फीमेल के अंदर ही। अब वो फीमेल डायरेक्ट बर्थ देगी, वो किसका होगा, नीफ का होगा, किसका होगा, नीफ, या अपने जो ऑफस्प्रिंग होगा उसी का होगा, एग लेंग नहीं होगी, क्योंकि एग्स तो हैचिंग होगी ऑलरेडी फीमेल की बॉडी के अंदर ही। क्यों होगी, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसके अंदर योग है, इस योग के अंदर अपने जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट क्या करेगा, इस योग से फूड लेते हुए अपना डेवलपमेंट कर लेगा, और जैसे इंसेक्ट डेवलप हो गया वो एग को तोड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर कहां, बॉडी के अंदर ही इंसेक्ट की। और जैसे फीमेल बर्थ देगी तो वो डायरेक्ट किसका होगा, नीम्फ का बर्थ होता है, इसी को क्या बोलते हैं, ओविविपेरिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है, ये याद रखना आपको थोड़ा सा, अपने थ्रिप्स के अंदर होता है, कुछ कॉकरोच के अंदर, बीटल्स के अंदर, इस ग्रुप की क्या होती है, फेकेंडिटी लो होती है। लो फेकेंडिटी का कारण वही है ना, क्या क्या हो गया, एचिंग, अपने जो डेवलपमेंट हो उसका योग से डेवलपमेंट, और उसकी एचिंग क्या होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी, है ना, प्री एचिंग बोल सकते हैं इसको। इसलिए क्या होता है, इसकी फेकेंडिटी कम होती है। फेकेंडिटी मतलब, फेकेंडिटी किसको बोलते हैं, फेकेंडिटी होती है कोई भी फीमेल्स की कैपेबिलिटी क्या, लाइव ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने की। अब मान लो फीमेल ने 100 अंडे बनाए, लेकिन उस 100 अंडों में से मान लो पता चला कि 10 अंडे ही जिंदा रहे, तो उसकी फेकेंडिटी क्या होगी, 10% होगी, है ना। फेकेंडिटी होती है कि अपने लाइव ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी किसकी, फीमेल की। लाइव ऑफस्प्रिंग्स का मतलब जो अपने जिंदा है,
जो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे डॉग्स के अंदर अपने देखते हैं, तो डॉग के अंदर क्या होता है, जब अपने बर्थ होता है तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, 7-8 बच्चे होते हैं किसी के, लेकिन उसके बाद में लास्ट में पता चलता है 2-3 ही बचते होते हैं, है ना, कोई बीमारी के कारण, किसी कारण फेकेंडिटी होती है वो, है ना, जिंदा कितने रहते हैं उसके अंदर। इसी प्रकार कोई इंसेक्ट है, उसने 100 में एग लेइंग की, 100 एग लेइंग की फीमेल ने, लेकिन वास्तव में उस एग लेइंग से हैचिंग हुई, जो लार्वा निकले वो पता चला 20 ही इंसेक्ट या 20 ही एग से निकले, तो इसकी फेकेंडिटी 20% होगी, है ना। तो इस प्रकार से फेकेंडिटी होती है वो अपने परसेंट ऑफ सर्वाइवल ऑफस्प्रिंग्स होती है प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्टाइल फीमेल, ठीक है, तो इसको फेकेंडिटी बोलते हैं। उसके बाद में यहां पर दूसरा देखें, सूडोप्लेसेंटल विविपेरिटी। सूडोप्लेसेंटल विविपेरिटी, देखो सूडोप्लेसेंटल, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम वैसे ही होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, एग्स होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो योग से नहीं ले रहा, ये योग डिफिशिएंट एग होते हैं, यानी एग के अंदर योग की कमी होती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो अपने एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिएंट कहां से लेता है, प्लेसेंटा से लेता है ना। प्लेसेंटा ये अपने एक इंसेक्ट के अंदर, ये अपने जो जेनेटल ट्रैक्ट्स होती है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक प्रकार से एक प्लेसेंटा होता है, या एक न्यूट्रिटिव लिक्विड होता है, वहां से ये क्या लेते हैं, फूड देते हैं। जैसे योग डिफिशिएंट एग डेवलप्ड इन द जेनेटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, लार्वी आर लेड अपॉन हैचिंग, यानी हैचिंग के बाद में किसका बर्थ होगा, लार्वी का बर्थ होगा। क्यों, क्योंकि लार्वी डेवलप हो चुकी है कहां, फीमेल की बॉडी के अंदर ही, जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर ही, यानी जो जननांगों की नलिकाएं हैं उन्हीं के अंदर क्या हो गया, इसका विकास हो गया। कैसे विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, तो ये एक स्यूडो प्लेसेंटल, यानी एक प्लेसेंटा होता है, यानी एक अपने न्यूट्रिएंट लिक्विड होता है, वहां से ये न्यूट्रिएंट लेते हैं। उदाहरण के लिए किसके अंदर होता है, एफिड के अंदर होता है। स्यूडो प्लेसेंटल विविपेरिटी किसमें होती है, एफिड के अंदर। ऊपर वाले में तो क्या था, योग से न्यूट्रिएंट लेके इंसेक्ट डेवलप हो रहा था, है ना, उसके बाद में एग्स की हैचिंग हो रही थी, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, सूडो प्लेसेंटल के अंदर योग डिफिशिएंट होता ही नहीं, योग तो होता ही नहीं एग्स के अंदर, है ना, तो फिर ये क्या होता है, एक प्लेसेंटा होता है जो एसेसरी ग्लैंड सीक्रेट करती है ना, उसी से क्या करते हैं, इंसेक्ट न्यूट्रिएंट लेकर और डेवलप होते हैं। और उसके बाद में डायरेक्ट बर्थ होता है, वो किसका होता है, लार्वा या निम्फ का होता है, लार्वा या निम्फ का होता है। अभी एफिड में निम्फ लार्वा तो होगा नहीं, निम्फ होगा, ठीक है। उसके बाद में हीमोसीलस विविपेरिटी, अब क्या है, हीमोसीलस, अब यहां पर न्यूट्रिएंट किससे लिए जाएगा, हीमोसील से, या आपने बोल सकते हैं हीमोलीफ से, हीमोलीफ से न्यूट्रिएंट लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, दिस इन्वॉल्व एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्री इन द फीमेल्स हीमोलीफ, यानी इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां होगा, हीमोलीफ के अंदर होगा। यहां तो कहां हो रहा था, जेनेटल ट्रैक्ट्स के अंदर, यहां भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर, यानी जननांगों की जो वाहिनिकाएं होती है, नलिकाएं होती है, उनके अंदर ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एग्स को कहां छोड़ दिया जाता है, एग्स को छोड़ दिया जाता है फीमेल के हीमोलीफ, यानी रुधिर के अंदर। उस रुधिर से वो न्यूट्रिएंट लेते हुए क्या होता है, उसके अंदर इंसेक्ट डेवलप होता है, और जब इंसेक्ट डेवलप हो जाता है तो उसकी बाहर अपने बर्थ होता है उसका। तो इसमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी एग लेइंग तो होती है, एग्स तो बनते हैं, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर ही हीमोलीफ के अंदर न्यूट्रिएंट लेते हुए उनकी हैचिंग होती है, और हैचिंग होने के बाद में डायरेक्ट बर्थ होता है, वो किसका होता है, निम्फ का होता है। तो ये 3 टाइप की क्या होती है, अपने एक प्रकार से विविपेरिटी देखने को मिलती है, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो, ओविपेरिटी मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट के अंदर एग लेइंग होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर आफ्टर ओविपोजिशन। ओविपोजिशन क्या होता है, ओविपोजिशन क्या होता है, एगलेइंग, एगलेइंग को ओविपोजिशन बोलते हैं। ओविपोजिशन यानी अंडे देना, ओविपोजिशन क्या होता है, अंडे देना, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूण का विकास होता है, वो अंडे देने के बाद में होता है। अंडे कहां, बाहर, शरीर से बाहर छोड़ देते हैं तब होता है। जनरली ऐसे ही होता है, जैसे मुर्गी है, मुर्गी अंडा देगी, अंडा जमीन से मतलब शरीर से बाहर दे दिया, शरीर से बाहर देने के बाद में अब उसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उससे क्या बनेंगे, चूजे बनेंगे। इसी प्रकार से होता है एम्ब्रियो अपने मुर्गी के अंदर, वो ओविपेरस है, और मेजरली इंसेक्ट्स के अंदर इसी टाइप का होता है। लेकिन कुछ क्या होता है, विविपेरस, एक डेवलपमेंट टेक प्लेस विद इन द मदर, यानी एग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां हो जाता है, मदर के अंदर ही हो जाता है। और मदर के अंदर होने के कारण क्या होता है, उसकी अपने हैचिंग भी कहां होती है, मदर के अंदर ही होती है, और बर्थ होता है वो किसका होता है, किसका होता है, हाँ, निम्फ या लार्वा का होता है। और ये फिर अपने 3 टाइप की हो सकती है, ओविपेरिटी, सूडोविविपेरिटी और हीमोसीलस विविपेरिटी। तो इन 3 प्रकार की विविपेरिटी। उसके बाद में और अगर देखें तो अपने एक होता है रिप्रोडक्शन, होता है पार्थेनोजेनेसिस टाइप का रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस के टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन प्री पीजी में ऑलरेडी पूछा गया है, रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हैं आप, फर्टिलाइजेशन मतलब यानी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है,
फीमेल के जो ओव्यूम होते हैं यानी फीमेल के जो अंडाणु होते हैं उसी से क्या अंडे या उसी से बच्चे पैदा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस कई टाइप का होता है, कैसे, या तो बेस्ड ऑन अकरेंस, अकरेंस यानी ये अपने कभी होते हैं कभी नहीं होते, इसके बेस पे अगर अपने फ्रीक्वेंसी होती है अलग अलग रहती है या फ्लक्चुएट होता रहता है, एक प्रकार रिप्रोडक्शन है। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो पार्थेनोजेनेसिस ही हो, कभी पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है कभी नहीं होता है, कोई कंपलसरी नहीं है, सब फैकल्टेटिव है, ठीक है, ऑप्शनल है। जैसे बीज के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, बीज के अंदर यानी हनी बी के अंदर इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अपने पढ़ते हैं कि हनी बी की जो क्वीन होती है वो दो प्रकार की एग लेइंग करती है, कभी फर्टिलाइज करती है कभी अनफर्टिलाइज करती है। अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन प्रोड्यूस होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल प्रोड्यूस होती है, पढ़ते हैं ना अपने। तो अब वो क्वीन है, अब क्वीन कभी मन में आया तो फर्टिलाइज्ड एग दे दिए, मन में आया तो अनफर्टिलाइज्ड दे दिए, कोई फिक्स नहीं है, फैकल्टेटिव है ना। एक आता है ओब्लिगेट, ओब्लिगेट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हमेशा कि पार्थेनोजेनेसिस ही होगा, इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। कैसा होगा, हमेशा ही पार्थेनोजेनेसिस होगा, कंपलसरी है ये, किसके अंदर, स्टिक इंसेक्ट के अंदर, फेज मीडिया में आते हैं जो स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट आते हैं उसके अंदर। फिर आते हैं साइक्लिक या स्पोरेडिक। साइक्लिक मतलब अपने एक प्रकार से अपने फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होता है या फिक्स एनवायरनमेंट के ऊपर ही। कभी जैसे एफिड के अंदर होता है, एफिड में क्या होता है, गर्मियां होती है उस टाइम क्या होता है, जब गर्मियां होती है उस टाइम क्या होता है, गर्मियां होती है उस टाइम तो होता है अनफर्टिलाइज्ड, या अपने बोल सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस होता है। और जैसे ही सर्दियां आती है तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस का उल्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक यानी एक विशेष टाइम के बाद में वापस क्या होगा, एक बार तो पार्थेनोजेनेसिस होगा और फिर एक विशेष टाइम के बाद में क्या होगा, सेक्सुअल होगा, फिर विशेष टाइम के बाद में क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक है, साइकिल चलती रहती है ना, एक बार पार्थेनोजेनेसिस एक बार अपने सेक्सुअल। किसके बेस पे, एनवायरमेंट के बेस पे, ना एनवायरमेंट कंडीशन के बेस पे किसमें देखने को मिलता है, एफिड के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है बेस्ड ऑन सेक्स प्रोड्यूस। सेक्स प्रोड्यूस का मतलब कि पार्थेनोजेनेसिस तो होगा लेकिन उसमें कौन से मेल प्रोड्यूस होंगे, फीमेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के, वैसे तीन प्रकार के होते हैं, एम्फीटोकी भी होता है, क्या होता है, एम्फीटोकी भी होता है ना। यहाँ अरेनोटोकी, क्या है, अरेनोटोकी। अरेनोटोकी के अंदर क्या होगा, प्रोड्यूस मेल, यानी अरेनोटोकी में पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो एग लेइंग होगी उन एग से हमेशा ही कौन बनेगा, मेल ही बनेगा। किसके अंदर होता है, बीज के अंदर। इसी प्रकार से थैलेटोकी, प्रोड्यूस फीमेल, यानी क्या प्रोड्यूस होगा, एफिड, सॉरी अपने एफिड के अंदर इस प्रकार का प्रोडक्शन होता है, यानी इसमें क्या होगा, हमेशा फीमेल। अब देखो कैसे, अरेनोटोकी में क्या हुआ, कोई फीमेल क्वीन है मान लो, बीज के अंदर मतलब हनी बी के अंदर क्वीन है। अब क्वीन ने क्या किया, फर्टिलाइज्ड एग दिया, क्या दिया, फर्टिलाइज्ड एग दिया, और एक क्या दिया, अनफर्टिलाइज्ड एग दिया। फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड एग किससे आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अनफर्टिलाइज्ड किससे आया, पार्थेनोजेनेसिस से। किससे आया, पार्थेनोजेनेसिस। अनफर्टिलाइज्ड से हमेशा कौन पैदा होते हैं, ड्रोन। कौन होते हैं, ड्रोन, और ड्रोन हमेशा कौन होते हैं, मेल, और इसी को क्या बोलते हैं, अरेनोटोकी। क्या बोलते हैं, अरेनोटोकी, ठीक है। अब बात करते हैं एफिड की। एफिड में क्या होता है, एफिड, एफिड की जो फीमेल होती है वो बर्थ करती है, पार्थेनोजेनेसिस होगा एफिड के अंदर, है ना। जब पार्थेनोजेनेसिस होगा तो इसमें क्या होगा, मेल की जरूरत ही नहीं है, फीमेल डायरेक्ट ही क्या करती है, फीमेल ही क्या करती है, नीफ प्रोड्यूस करती है, फीमेल ही क्या करती है, नीफ प्रोड्यूस करती है। और ये नीफ हमेशा कौन होगी, ये भी वापस फीमेल ही होगी। इसीलिए एफिड की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जब आप देखते हैं फरवरी के टाइम में बहुत सारे मच्छर उड़ते हैं, अपनी आंखों में गिरते रहते हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, वो सभी क्या है, वो एफिड है। उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, उसका कारण यही है, पहला तो लाइफ साइकिल छोटी होती है, दूसरा उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, मेटिंग होती नहीं है, क्योंकि मेल ही नहीं होता, मेल ही नहीं होता, डायरेक्ट फीमेल ही क्या करती रहती है, फीमेल अपने आप ही बर्थ करती है, और बर्थ करके अब वापस बर्थ भी किसका हो रहा है, फीमेल का, वही है, वापस क्या कर रही है, फीमेल प्रोड्यूस कर रही है। इसी कारण से इसकी पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एफिड के अंदर तो पार्थेनोजेनेसिस से कौन, फीमेल प्रोड्यूस होती है, और अपने इसको बोलते हैं थैलेटोकी, और अपने बीज यानी हनी बी के अंदर पार्थेनोजेनेसिस से मेल प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं अरेनोटोकी। और एक आता है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी, एम्फीटोकी का एग्जांपल तो अपने सिलेबस में नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। एम्फीटोकी, एम्फीटोकी को बोलते हैं, मतलब एम्फीटोकी के अंदर क्या होगा, मेल भी प्रोड्यूस हो सकता है प्लस फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकती है, उसको बोलते हैं एम्फीटोकी, ठीक है। और उसके बाद पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस आप सब जानते हैं कि जो इमेच्योर स्टेज होती है वही वापस क्या करने लग जाए,
रिप्रोडक्शन करने लग जाए तो उसको इमेच्योर स्टेज मतलब जो लार्वा है या निम्फ है, आपने पढ़ा था कि लार्वा या निम्फ में जेनिटलिया डेवलप नहीं होते, लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे है कि लार्वा और निम्फ ही क्या करते हैं, अडल्ट बनने से पहले ही रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस पेडोजेनेसिस दोनों वर्ड याद रखने, एग्जाम में दोनों के क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन बाय इमेच्योर स्टेज, जैसे लार्वा किसका, गोलमीज का, गोलमीज का लार्वा होता है वही वापस क्या करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको अपने बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, ये स्लाइड एक नोट कर लो, ये बाकी कल पढ़ेंगे, ये इसको नोट कर लो, एक को, दूसरी कल पढ़ लेंगे, वापिस थोड़ा रिविजन कर लेंगे उसका। हाँ, यहां तक नोट कर लो।